जय हिंद साथियों, आप सभी का प्रार्थना क्लासेज के यूट्यूब चैनल के आज़ादी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आज़ादी सीरीज के तहत केमिस्ट्री के पार्ट 2 का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसे हम डिस्कशन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जस्ता। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जब भी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया होता है तो उस पर हम लोहे पर जस्ते का लेप चढ़ाते हैं, जिससे वह जंग से बचा हुआ रहता है, संक्षारण से बचा हुआ रहता है। संक्षारण किसी भी धातु का कब होता है या जंग कब लगता है, जब वह हवा और नमी की उपस्थिति में, यदि कोई धातु हवा और नमी की उपस्थिति में रहती है तो उस पर जंग लग जाता है। तांबा, इसका परमाणु संख्या 29 होता है। जस्ता, इसका परमाणु संख्या 30 होता है। टीन एक ऐसा धातु है यह अपरूपता प्रदर्शित भी करता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम है। सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू, संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। इसी के ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाने से शरीर में दर्द होता है, थकान महसूस होता है, थकान महसूस पर ही शरीर में जमा हो जाता है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है खरगोश, लोमड़ी, शेर, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सर्वाधिक मात्रा में ओजोन परत का ह्रास होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और साथ ही साथ यह क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है उसे हम खराब ओजोन की संज्ञा देते हैं, जबकि समताप मंडल में जो ओजोन पाया जाता है उसे हम अच्छा ओजोन कहते हैं। ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। लेकिन हम लोग मानव लोग ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं कि AC, फ्रिज इस सब का प्रयोग करते हैं, जिससे उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, फ्रियोन निकलता है, जिसके कारण वह ओजोन परत में दरार पैदा कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पराबैंगनी किरण धरती पर पहुंच रहा है और त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर्वत से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ज्वालामुखी से भी कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी से भी निकलती है। या शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मीथेन CH4, इसका अनुसूत्र होता है CH4। एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता मीथेन को कहा जाता है। या
प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन का यूज हम लोग करते हैं, प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन का यूज करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। अमोनिया गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं। अमोनिया या क्षारीय होता है, जल में घुलनशील होता है। आंसू गैस में अमोनिया पाया जाता है। कार्बन एक प्रकार का धातु है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। वातावरण में यह 0.03% पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एसिटिलीन C2H2। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है 3 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। इसी अम्लीय वर्षा के कारण जब अम्लीय वर्षा का pH मान वर्षा का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा या काफ़ी ही वायु जल पृथ्वी के लिए हानिकारक होता है। जब यह धरती पर आती है तो नदी पोखरों में जब यह अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है तो मछलियाँ मरने लगती है। अभी के समय में आगरा का ताजमहल जो कि फीका पड़ने लगा है तो उसका कारण है अम्लीय वर्षा, क्योंकि वातावरण में वहाँ पर कल कारखाने अत्यधिक होने के कारण SO2 और N2 निकलता है कारखानों से और यह मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर अम्लीय वर्षा करती है, जिससे वहाँ का रंग जो है फीका पड़ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है साधारण नमक, ऑप्शन बी है कपड़े धोने का सोडा, ऑप्शन सी है पीने का सोडा, ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। साधारण नमक NaCl। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कपड़ा धोने का सोडा है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का प्रयोग ही हम लोग जो है अग्निशामक यंत्र में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग जो है करते हैं अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। जब बेकिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, जब बेकिंग सोडा और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आग बुझाने में यह काम आता है। खाना को पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसे खाने का सोडा भी कहते हैं।
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सीसा भंडारण बैटरी। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है लेड स्टोरेज सेल में? तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, जिसे हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल या अमाशय में पाया जाता है, जो कि काफ़ी ही मजबूत अम्ल होता है। यह अमाशय में पाया जाता है, काफ़ी ही मजबूत अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, सिल्वर भी अभिक्रिया नहीं करता है। जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिला देते हैं तो अम्लराज बनता है, जो कि सोना और प्लेटिनम जैसे कठोर पदार्थ को भी गला देता है। अम्लराज में सोना और प्लेटिनम को घुलाने में भी काम आता है। चलिए अगला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल SCOOH। फॉर्मिक अम्ल या चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? ऑप्शन ए है एस्पोमाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है कोरंडम, ऑप्शन डी है क्रायोलाइट। बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। कोरंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख अयस्क क्या है। प्रमुख अयस्क क्या है? तो जिस अयस्क से किसी भी धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किया जाता है, उसे ही उस खनिज का प्रमुख अयस्क मान लिया जाता है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है क्रिप्टन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है जेनॉन। ऑप्शन डी है जेनॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग करते हैं। गोताखोर नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम के घुलनशील गैस का प्रयोग गोताखोरों के द्वारा किया जाता है। जेनॉन अक्रिय गैस है। जेनॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बनाता है, सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है वह जेनॉन है। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस को वर्ग 18 में, आवर्त सारणी के वर्ग 18 में और सबसे दाईं ओर रखा गया। आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर और वर्ग 18 में रखा गया। इस वर्ग के तत्व को शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं। और यह जो होता है एक परमाणविक होता है। अक्रिय गैस एक परमाणविक होता है। अक्रिय गैस सबसे अस्थायी होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। कोई भी तत्व जो है हमेशा अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है ताकि वह अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है गंधक। तो ग्रीन हाउस प्रभाव अभी तक बताए थे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है। शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हम लोग वायुमंडल से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 4% छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा के लिहाज से
या दूसरे स्थान पर पाया जाता है। ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑक्सीजन एक धातु है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। शरीर में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और यदि पूछ ले कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है, तो ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ओजोन का अपरूप है। ऑक्सीजन ओजोन का अपरूप है। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। यह जो है चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन पे गैस भरा रहता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। द्रव नाइट्रोजन में पशुओं के वीर्य को रखा जाता है। अगला पॉइंट है गंधक। गंधक, रबर के बल्कनीकरण में गंधक का प्रयोग किया जाता है। रबर के बल्कनीकरण में गंधक का प्रयोग किया जाता है। गंधक का प्रयोग रबर के बल्कनीकरण में किया जाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन थी। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन थी। ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी है सोडियम आइसोथियोसाइनेट। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनेट। पोटासियम, ऑप्शन डी है पोटासियम आइसोथियोसाइनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुई थी। भोपाल की घटना में जो शामिल गैस थी MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुई थी। यह बहुत ही बड़ा त्रासदी था। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्लूटोनियम। ऑप्शन बी है यूरेनियम। ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम यह कृत्रिम तत्व है। यह भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम केरल के पास पाया जाता है, केरल के बालू में। इसका अयस्क है मोनोजाइट। कैडमियम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अम्लराज या एक्वारेज या आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन 3:1। यहाँ पर 1:3 दिया हुआ है। सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एक्वारेज या जिसे हम अम्लराज कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होगा उसमें 3 होगा और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो होगा 1 होगा। 1:3। तो पहले नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपात नाइट्रिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा 3 और नाइट्रिक अम्ल होगा 1। 3:1 के अनुपात में जब यह सांद्र रूप से होता है तो उसे ही हम लोग अम्लराज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होगा। नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो है 1 होगा, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होगा 3 होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन या वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पर्वतों से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल में यह पाई जाती है। सूर्य का सर्वाधिक भाग हाइड्रोजन है। सूर्य का सर्वाधिक भाग हाइड्रोजन है जो 71% पाया जाता है। यह एक ज्वलनशील गैस है जो खुद ब खुद जलती है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
हाइड्रोजन को आवारा तत्व की भी संज्ञा दिया जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की भी संज्ञा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल डैश की मिश्र धातु है। पीतल डैश की एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी है स्टेंटियम तांबा और तांबा, स्टेंटियम तांबा और तांबा, ऑप्शन सी निकेल जस्ता, ऑप्शन डी तांबा और निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता जो है पीतल की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता पीतल की मिश्र धातु है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है तो वह मिश्र धातु बनता है। मिश्र धातु का गुण उससे बनने वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिया गैस जो बिजली के बल्बों में प्रयुक्त की जाती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो वह कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी ज़ेनॉन, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन का प्रयोग हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं। आर्गन का प्रयोग हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं। बिजली के बल्ब में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिया गैस आर्गन है जो 0.93% पाया जाता है। 0.93% पाया जाता है। नियॉन, ट्यूब लैंप में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब लैंप में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम, गोताखोर इसका प्रयोग करता है। कृत्रिम ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ज़ेनॉन जो कि बता चुके हैं कि अक्रिया गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है जो पानी की स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो पानी के स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है पाक सोडा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी धुलाई का सोडा, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जो है ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसे खाने वाला सोडा हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैसीय अवस्था से जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे हम लोग संघनन कहते हैं। गैसीय अवस्था से जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन। जब किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले यदि वह गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे NH4Cl, नौसादर, एंथ्रासीन यह सभी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर यह सभी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है चाओलाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट में sp2 प्रसंकरण पाया जाता है। यह मुलायम होता है या विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। 90 से 95% पाई जाती है। यह कम वाष्पशील होता है। यह
सबसे अच्छा किस्म का कोयला है या जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र में पाया जाता है। लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं या तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। पिट कोयला सबसे खराब किस्म का कोयला के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिनस कोयला को हम लोग मुलायम कोयला की संज्ञा देते हैं, मुलायम कोयला कहते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है? तो ऑप्शन ए है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है मिथाइल मरकरी, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है निकेल और क्रोमियम। तो शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण जो होता है सीसा से होता है। शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण सीसा से होता है, जो मानसिक रोग का कारण भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डैश। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है पोटासियम क्लोराइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसे हम लोग दूधिया के नाम से भी जानते हैं, इसे हम दूधिया के नाम से भी जानते हैं। इसे एंटी अम्ल भी कहते हैं, इसे हम एंटी अम्ल भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में समुद्र में जो तत्व पाया जाता है वह सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद जो पाया जाता है वह है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में डैश मिलाकर कठोर किया जाता है। बल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में डैश मिलाकर कठोर किया जा सकता है। गंधक, मेलमीन, पॉलीथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक। जब हम बल्कनीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो रबर को कठोर बनाने की प्रक्रिया को ही बल्कनीकरण की कहा जाता है। और उसमें रबर में जब हम क्या करते हैं कि गंधक मिला देते हैं तो रबर कठोर हो जाता है, इसे हम बल्कनीकरण कहते हैं। बल्कनीकरण की क्रिया में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, गंधक का प्रयोग किया जाता है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो वह हो जाएगा गंधक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? ऑप्शन ए पोटासियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटासियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे हम लोग कहते हैं। खाने वाला सोडा भी इसे हम लोग कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए है पोटासियम नाइट्रेट बारूद बनाने में, KNO3 बारूद बनाने में पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड इसे हम लोग खाने का नमक जो होता है, खाने वाला नमक होता है, उसका नमक का सूत्र, साधारण नमक का सूत्र जो होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम टार्ट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्राइट। तो अभी जस्ट हम बताए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन भिन्न होता है लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन बी है समस्थानिक, ऑप्शन सी है समभारिक, ऑप्शन डी है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा तो वह समस्थानिक कहलाएगा।
तो वह समस्थानिक कहलाएगा। सर्वाधिक मात्रा में जिस तत्व का समस्थानिक पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में जिस तत्व का समस्थानिक पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में जिस तत्व का समस्थानिक पाया जाता है वह है पोलोनियम। सर्वाधिक मात्रा में जिस तत्व का समस्थानिक पाया जाता है वह है पोलोनियम। सर्वाधिक मात्रा में समस्थानिक जो पाया जाता है वह है पोलोनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाया जाता है 27, जबकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तब रहा बात समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है। समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या, जब भी किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, तो समस्थानिक का जो है रासायनिक गुण समान होता है। लेकिन सर्वाधिक समस्थानिक अगर पूछे तो वह हो जाएगा पोलोनियम का पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। एक ऐसा तत्व जिसके तीन समस्थानिक पाया जाता है और सभी समस्थानिक का जो नाम अलग अलग है तो वह है हाइड्रोजन। इसके 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अगला पॉइंट है समभारिक। समभारिक या एक जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा मगर द्रव्यमान संख्या समान होगा तो उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, यदि किसी तत्व के में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान होगी, यदि किसी तत्व के में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो 2, 8 और 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2, 8 और 2 होता है। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यह समस्थानिक नहीं है, यह समस्थानिक नहीं है। वही अगर हम सोडियम प्लस जो है, सोडियम प्लस का मतलब है 2, 8, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। वही यदि हम लोग मैग्नीशियम प्लस लेते हैं तो 2, 8, 1 हो जाता है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर चुका है। तो इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है। इससे साबित होता है कि अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। अगला पॉइंट है सम न्यूट्रॉनिक। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। याद रखना है, इस सब का इंग्लिश में पूछा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन कहते हैं, समस्थानिक को आइसोटॉप्स कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग। समभारिक को आइसोबार कहते हैं, परमाणु संख्या अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है नील्स बोर। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत दिया, इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में खोजों के निष्कर्ष के आधार पर यह साबित हो गया कि परमाणु जो है वो विभाज्य नहीं होता है। परमाणु जो है विभाज्य है, परमाणु वो विभाज्य नहीं होता, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के परिणाम स्वरूप यह साबित हो गया। ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन सी जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल आया था उसकी कमी को दूर किया था नील्स बोर ने। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर किया था नील्स बोर ने। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम चैप्टर वाइज करा सके, ताकि आप ठीक तरीके से जान सकें कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे MCQ आसानी से बनेगा और एग्जाम में काफ़ी ही फायदा होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन ए है भारी परमाणु
भारी पानी, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पानी, तो ऑप्शन डी बोरॉन और कैडमियम। तो नियंत्रण क्षार के रूप में कैडमियम, बोरॉन और जिरकोनियम की क्षार का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन, कैडमियम और जिरकोनियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डैश का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के धब्बे, इसका उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े पर स्याही और जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए है बोरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है फॉस्फेरिक एसिड, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, तो फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है, कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी टेरिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास एक ऐसा फाइबर है जो सबसे कम आग पकड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेन मेकिंग या क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम रेन मेकिंग मतलब कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सूखी बर्फ या जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी और अल्कोहल के मिश्रण को डैश द्वारा अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए केंद्रापसरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी निस्पंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसवन। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग आसवन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए है पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, मोमबत्ती का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है एक रूप से दूसरे रूप में अगर बदल जाता है तो वह पुनः उस रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है या एक बार एक रूप से दूसरी अवस्था में बदल भी जाता है तो वह पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पानी का भाप में बदलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना डैश है, एस्टर में गंध डैश के कारण होती है। एस्टर में गंध किस गंध होती है, सड़ी हुई, कड़वी, रासायनिक और फलों जैसी। तो एस्टर में जो गंध होती है, एस्टर में जो गंध होती है COR होता है इसका। एस्टर में जो गंध होती है फलों जैसी, एस्टर में जो गंध होती है फलों जैसी गंध एस्टर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है ठोस की विशेषता नहीं है, ठोस की विशेषता नहीं है उच्च संपीड्यता, उच्च घनत्व, नियमित आकार और उच्च कठोरता। कठोरता है ही, उच्च कठोरता, ठोस में कठोरता पाई जाती है और उच्च कठोरता पाई जाती है। नियमित आकार भी ठोस में पाया जाता है, ठोस का घनत्व भी उच्च होता है लेकिन संपीड्यता नहीं होता है। तो उच्च संपीड्यता ठोस की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में होने वाले मूल प्रक्रिया, परमाणु रिएक्टर में होने वाली मूल प्रक्रिया डैश है। ऑप्शन ए है विखंडन, ऑप्शन बी है परमाणु संलयन, ऑप्शन सी विद्युत जनित, ऑप्शन डी कोयले का जलना। तो इसका सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है लेकिन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। इसका प्रयोग जो है अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। विखंडन क्या है, जब क्या होता है कि कोई बड़ा नाभिक, जब कोई एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो इसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। जब छोटा छोटा नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। परमाणु
परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन सबसे आवश्यक है। इसी के द्वारा बमबारी कराया जाता है और इसी से यह प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रहता है? परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का जो प्रयोग करते हैं वह कौन सा समस्थानिक रहता है? ऑप्शन ए यूरेनियम 235, ऑप्शन बी और यूरेनियम 236, ऑप्शन सी यूरेनियम 237, ऑप्शन डी यूरेनियम 232। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है यूरेनियम 235। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण क्या हो जाता है? तत्व की आवर्त से ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि तत्वों की आवर्त सारणी में यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, धात्विक लक्षण भी घटता है। परमाणु त्रिज्या घटता है, धात्विक लक्षण भी घटता है और विद्युत धनात्मकता भी घटती है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, धात्विक लक्षण घटती है और विद्युत धनात्मकता घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आज का यह आज़ादी सीरीज का पार्ट 2 समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हैं पढ़ना तो कमेंट करें ताकि हम चैप्टर वाइज इस सीरीज को ला सकें। चलिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।